हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर। तो आज हम 8 नवंबर का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है, फिशरमैन किल्ड इन पाक फायरिंग ऑफ गुजरात कोस्ट। तो यहाँ पर पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी द्वारा फायरिंग कर दी गई फिशरमैन के ऊपर, जो कि यहाँ पर हाई सीज़ में बेसिकली फिशिंग करने की कोशिश कर रहे थे। अब इस न्यूज़ को आप अपनी मेंस की प्रिपरेशन के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये आ सकता है, इट इज़ फाउंड दैट आइदर फिशरमैन अरेस्टेड बाई पाकिस्तान और इंडिया फॉर माइनर ट्रांसग्रेशंस फेस मैनी ऑर्डियल्स। अब यहाँ पर जो मेरीटाइम बाउंड्री है वो क्लियर नहीं होती है, और इसके अलावा जो फिशरमैन होते हैं उनके पास ऐसा कुछ नेविगेशन के लिए कोई डिवाइस नहीं होती है, जिसकी वजह से काफ़ी बार ऐसा देखा गया है कि जो मेरीटाइम बॉर्डर है वो क्रॉस कर देते हैं, और यहाँ पर जो दूसरे कंट्री की सिक्योरिटी एजेंसीज होती हैं वो उनको अरेस्ट कर लेते हैं। तो इन योर ओपिनियन व्हाट शुड इंडिया एंड पाकिस्तान डू टू एड्रेस प्रॉब्लम्स ऑफ द फिशरमैन लैंग्वेजिंग इन ईच अदर्स जेल। तो इंडिया और पाकिस्तान को क्या करना चाहिए इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए कि दोनों के फिशरमैन एक दूसरे की जेल में यहाँ पर काफ़ी टाइम से लैंग्वेज कर रहे हैं, उनके ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रहे हैं। तो ये जो टॉपिक है ये आता है जनरल स्टडीज़ 2 और 3 में, और इंडिया एंड इट्स नेबरहुड और सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड बॉर्डर एरियाज़ का ये टॉपिक जो है वो पार्ट हो जाएगा। अब इसका आंसर आपको सोचना है। मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको बता दे रही हूँ ताकि आपको पता रहे कि आपको न्यूज़ जो आती हैं उसको आपको कैसे यूटिलाइज़ करना है अपनी आंसर राइटिंग में। तो एज फिशरमैन डू नॉट गेट एम्पल फिश ऑन द गुजरात साइड, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, इसलिए वो और सीज़ में अंदर चले जाते हैं और हाई सीज़ में पहुंच जाते हैं, और कभी कभी जो मैरीटाइम बॉर्डर होता है वो उसको भी क्रॉस कर देते हैं। तो एज द फिश इन द मिड सी दे एंड अप इन वाटर्स कंट्रोल बाई पाकिस्तान, और कभी कभी जो पाकिस्तान कंट्रोल वाटर्स है वो वहाँ तक पहुँच जाते हैं, और जैसे इस केस में देखा गया यहाँ पर पाकिस्तान की मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने फिशरमैन के ऊपर गोलियां चला दी। अब ये जो प्रॉब्लम है ये और ज़्यादा एग्रेवेट हो जाती है फिशिंग, ये जो मैरीटाइम बॉर्डर की प्रॉब्लम है वो सर क्रीक का जो एरिया है वो इंडिया और पाकिस्तान में डिस्प्यूटेड है। तो सर क्रीक का एरिया है, डिस्प्यूटेड है, एडजेसेंट बाउंड्रीज है, जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम है वो और ज़्यादा एग्रेवेट होती है। तो व्हाट वुड हैपन टू जेल फिशरमैन। अब यहाँ पर जब फिशरमैन को जेल में डाल दिया जाता है उसके बाद क्या होता है, उसके बाद बेसिकली उनके जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है वो और ज़्यादा होने लगते हैं, क्योंकि इंडिया और जो पाकिस्तान की टेंशन है वो बहुत ज़्यादा है। इंडिया श्रीलंका में भी ऐसा देखा गया है, लेकिन जो फिशरमैन है वो मोस्टली यहाँ पर फिशरमैन को छोड़ दिया जाता है, लेकिन पाकिस्तान के साथ हमारी टेंशन्स बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम है और ज़्यादा एग्रावेट हो जाती है। तो इन मोर फ्रेंडली और लेस एंटागोनिस्टिक सर्कमस्टांसेस, जैसे कि श्रीलंका के साथ, दे वुड हैव बीन रिलीज आफ्टर अ फॉर्मल प्रोसीजर। तो एक फॉर्मल प्रोसीजर किया जाता है और उनको छोड़ दिया जाता है। हाउएवर, लेकिन जब टेंशन का टाइम होता है तो ये जो इन फिशरमैन की लाइफ्स होती है ये बेसिकली अब मर्सी होती है अथॉरिटीज़ के ऊपर कि अथॉरिटीज़ क्या करेंगे। इससे पहले अटैम्प्ट किया गया है कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो एक जुडिशियल कमीशन बनाई गई थी। तो इन टू एड्रेस दिस इशू इन 2008 इंडिया एंड पाकिस्तान हैड फॉर्म्ड अ जुडिशियल कमेटी। तो इंडिया और पाकिस्तान ने जुडिशियल कमेटी फॉर्म की थी, जो कि दोनों जगह इंडिया और पाकिस्तान दोनों जगह से यहाँ पर 4-4 जजेस नॉमिनेट किए गए थे। कमेटी बेसिकली प्रिजन्स को विजिट करती थी, देखती थी कैसे ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, काउंसलर एक्सेस मिलनी चाहिए यहाँ पर फिशरमैन को, और यहाँ पर लीगल रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, और ऐसा कोई भी इशू नहीं दिखता था। तो इस कमेटी ने ये बोला था कि जो फिशरमैन है उनको छोड़ देना चाहिए। तो इट सजेस्टेड रिलीज एंड रिपेट्रिएशन ऑफ फिशरमैन एंड अ फ्यू विमेन प्रिजनर्स। ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ बोथ कंट्रीज प्रेज देयर वर्क। दोनों गवर्नमेंट ने, हाँ जुडिशियल कमेटी बहुत अच्छी है, इससे हमारी फिशरमैन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ये सारी बातें तो की, लेकिन उसके बाद इनकी रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट नहीं किया। और लास्ट मीटिंग ये जो जुडिशियल कमेटी की हुई थी ये 2013 में हुई थी, उसके बाद कोई कोशिश नहीं की गई इस पैनल को रिवाइव करने के लिए। अब इंडियन गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए इस प्रॉब्लम को मिटिगेट करने के लिए। तो पहला स्टेप इंडियन गवर्नमेंट ने ये लिया है कि गवर्नमेंट अब फिशरमैन का सेंसस करने लगी है। दूसरी बात, जो इंडियन कोस्ट गार्ड है वो क्या करते हैं, जो उनकी डिवाइसेस इनकी ट्रॉलर्स हैं उनके ऊपर एक ट्रैकिंग डिवाइस इंस्टॉल कर देते हैं। अब इनकी जब ट्रॉलर्स पे ट्रैकिंग डिवाइस इंस्टॉल कर देते हैं तो कोई भी यार डिजास्टर आने वाला होता है तो यहाँ पर जो फिशरमैन है उनको इन्फॉर्म किया जा सकता है। इसके अलावा इनकी बोट को कोई दूसरी कंट्री अप्रहेंड करने की कोशिश करेगी तो यहाँ पर बेसिकली एक अलर्ट साउंड हो जाएगा कि यहाँ पर दूसरी कंट्री यहाँ पर कोशिश कर रही है यहाँ पर इनको परेशान करने की। वे अहेड क्या है, तो बोथ कंट्रीज शुड ट्रीट इट एज अ ह्यूमैनिटेरियन इशूज। तो ये जो फिशरमैन का इशूज़ है यहाँ पर दोनों कंट्रीज़ को ये समझना चाहिए कि ये ह्यूमैनिटेरियन इशू है, क्योंकि बेसिकली फिशरमैन सिर्फ लाइवलीहुड के लिए तो ऐसा कर रहा है। एंड टेक नेसेसरी स्टेप्स टू रिलीज एंड repatriate fishermen along with their boats. It is also time two countries now consider adopting a no arrest policy in the case of fishermen. तो यहाँ पर जो फिशरमैन है ये कोई टेररिस्ट तो है नहीं कि आप इनको अरेस्ट कर लो, तो यहाँ पर नो अरेस्ट पॉलिसी होनी चाहिए। तो बस आपको ये समझना है कि जो न्यूज़ में एक छोटी सी न्यूज़ होती है उसको आपको वाइडर टॉपिक कैसे प्रिपेयर करना है। अब हम सेकंड न्यूज़ पर चलते हैं। गवर्नमेंट ऑर्डर्स 1 करोड़ डोजेस ऑफ जाइडस वैक्सीन। तो अब जाइडस जो 4th वैक्सीन आने वाली है कोविड वैक्सीन की, वो लॉन्च होने वाली है इंडिया में। तो इंडिया इज ऑल सेट टू गेट अ 4th कोविड वैक्सीन दिस मंथ, और सेंटर ने लगभग 1 करोड़ डोजेस के यहाँ पर ऑर्डर दे दिया है। जो वैक्सीन जाइकोव डी है
इसको बच्चों के लिए भी अप्रूवल मिल गया है इस वैक्सीन को कि 12 साल से ऊपर के बच्चों को ये वैक्सीन दी जा सकती है, उसके लिए इसको इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन मिल चुका है। ये निडर फ्री वैक्सीन है, इसकी एफिकेसी 66.66% है। इसके अलावा ये डीएनए प्लेटफॉर्म के बेस पे बनी है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए कि थ्री डोज वैक्सीन है ये सब। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर ग्लासगो में मीटिंग चल रही है, क्लाइमेट नेगोशिएशंस चल रहे हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का ये कहना है कि यहाँ पर जो भी कंट्रीज़ ने अपने टारगेट्स बताए, अगर कंट्रीज़ इन टारगेट्स को अचीव कर लेती हैं तो 2100 तक जो टेम्परेचर है वो 1.8 डिग्री जो सेल्सियस तक है वहाँ तक रह सकता है, अगर ये सारे कंट्रीज़ अपने जो भी इन्होंने टारगेट दिए उनको फुलफिल करें। तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी हैज़ सेड दैट द प्रोमिसेस ऑफ फुलफिल्ड कुड होल्ड द ग्लोबल राइज इन टेम्परेचर टू विद इन 1.8 डिग्रीज। अब प्रॉब्लम ये भी है कि कुछ सिर्फ ऐसे प्लेजेस हैं, उनके लिए कुछ कोई फॉर्मल एग्रीमेंट साइन नहीं किया गया। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो मेथेन एमिशंस कट किए जाएंगे बाई एटलीस्ट 30% बाई 2030, उसके लिए कोई भी फॉर्मल एग्रीमेंट साइन नहीं किया गया है। दूसरी बात, यहाँ पर जो डिफॉरेस्टेशन को पूरी तरीके से होल्ड करना और रिवर्स करना है 2030 के लिए, उसके लिए भी कोई भी यहाँ पर एग्रीमेंट साइन नहीं किया गया। बेसिकली यहाँ पर जो कंट्रीज़ है वो इंडिविजुअल बेसिस पर कुछ करना चाहें तो वो कर सकती हैं, लेकिन उसकी मॉनिटरिंग के लिए फिर यहाँ पर कुछ नहीं है कि कैसे मॉनिटर किया जाएगा। आगे हम चलते हैं। तो such coalitions do have their utility, but anything that is part of the official COP process gets very difficult to monitor। तो यहाँ पर ये जो प्लेज है मेथेन एमिशंस और डिफॉरेस्टेशन की, इनको मॉनिटर करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इंडिया ने इन दोनों प्लेजेस में से किसी पर भी साइन नहीं किया है। बाकी यहाँ पर जो क्लाइमेट फाइनेंस नेगोशिएशंस की बात चल रही है, तो क्लाइमेट फाइनेंस अभी तक क्लियरली डिफाइन भी नहीं किया गया कि क्लाइमेट फाइनेंस का मतलब क्या होता है। और यहाँ पर जो टाइमलाइन थी कि 2020 से क्लाइमेट फाइनेंस को देना, उसको 3 साल और बढ़ाकर 2023 कर दिया गया है। तो अंडर द पेरिस एग्रीमेंट द रिच एंड डेवलप्ड कंट्रीज आर सपोज टू डिलीवर एटलीस्ट $100 बिलियन एवरी ईयर फ्रॉम 2020, लेकिन जो मनी है वो अभी तक नहीं दी गई है, और इसके अलावा जो डेडलाइन है उसको आगे 3 साल और बढ़ा दिया गया है। हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पर एयरपोर्ट बन रहा है JR एयरपोर्ट। तो JR एयरपोर्ट इज स्प्रेड अक्रॉस एन एरिया ऑफ 5000 हेक्टेयर्स, और ये बनाया जा रहा है बाई ज़ुरिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब इसके लिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल भी बना दी गई है। तो वाइल NIAL हैज़ बीन सेट अप एज अ स्पेशल पर्पस व्हीकल, तो NIAL इसमें स्पेशल पर्पस व्हीकल का काम करेगी, जो कि इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूशन का काम करेगी। और ये JR एयरपोर्ट बन रहा है और ज़ुरिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट को इसका टेंडर मिला है। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर जो प्रॉब्लम है दिल्ली में बहुत बार देखी गई कि अमोनिया लेवल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाता। अब ये प्रॉब्लम पिछले इतने टाइम से चल रही है, तो क्या गवर्नमेंट के पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं आ पाई जिससे ये जो अमोनिया उसको ट्रीट किया जा सके। तो यहाँ पर ये बताया गया, जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है उसके अकॉर्डिंग जो अमोनिया होना चाहिए ड्रिंकिंग वाटर में वो 0.5 ppm होना चाहिए, और जो दिल्ली जल बोर्ड हैंडल कर सकती है वो 0.9 ppm हैंडल कर सकती है। उसके बाद बेसिकली वो ट्रीटमेंट कर देगी। अब यहाँ पर दिल्ली जल बोर्ड ऑफिशियल का ये कहना है कि उनके पास कोई टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक है ही नहीं अमोनिया लेवल्स को हैंडल करने के लिए, और वो बेसिकली डिसइंफेक्शन के लिए क्लोरीन को यूज़ करते हैं। अब क्लोरीन को ज़्यादा मात्रा में यूज़ नहीं किया जा सकता है अमोनिया को न्यूट्रलाइज करने के लिए, वो इसीलिए क्योंकि अगर ज़्यादा क्लोरीन यूज़ करेंगे तो जो बाई प्रोडक्ट्स होंगे वो होंगे क्लोरामाइंस और ट्राईहेलोमीथेन्स। ये जो क्लोरामाइंस और ट्राईहेलोमीथेन्स होते हैं ये होते हैं कार्सिनोजेनिक, तो इनको लिमिटेड अमाउंट में ही यूज़ किया जाता है। और अगर 0.9 ppm से बहुत ज़्यादा अमोनिया लेवल हो जाता है तो यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है वाटर को ट्रीट करने में। अब ये पानी इतना ज़्यादा अनट्रीटेड आ रहा है, तो ये हरियाणा से आ रहा है, क्योंकि हरियाणा में जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स है वो डायरेक्टली पानी में ऐसे ही पास कर दिए जा रहे हैं। अब यहाँ पर एक और इनके पास टेक्नोलॉजी आ रही है, वो है ओजोनेशन यूनिट। तो यहाँ पर अब ये ओजोनेशन यूनिट का इस्तेमाल करेंगे जो कि अमोनिया को न्यूट्रलाइज करेगा अप टू 4 ppm। तो यहाँ पर जो अभी तक ये 0.9 ppm को कर पा रहे हैं, तो ये 4 ppm तक कर पाएंगे इनके पास एक बार ये ओजोनेशन जो टेक्नोलॉजी है वो पूरी तरीके से स्टार्ट हो जाए। अब यहाँ पर सफ़र सिस्टम की बात की गई, तो सफ़र मैंने आपको नहीं बताया, एयर क्वालिटी इंडेक्स मैंने आपको बता दिया है। तो आज हम सफ़र डिस्कस कर लेते हैं। द सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी इन वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च, ये नेशनल इनिशिएटिव था जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंदर। और ये क्या करता है, एयर पोल्यूशन लेवल को मेजर करता है कि क्या पोल्यूशन लेवल है और लोकेशन स्पेसिफिक एयर क्वालिटी क्या है सिटी की। इस सिस्टम को डेवलप किया गया सफ़र को, सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी इन वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च, बाय द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटरोलॉजी पुणे, और इसको ऑपरेशनलाइज किया जाता है बाय द इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो बनाया है IATM ने, लेकिन ऑपरेशनलाइज करता है इसको IMD। वही LED डिस्प्ले जो कि ये बताता है एयर क्वालिटी इंडेक्स कहता है 24/7 बताता है। जो सफ़र है वो इंट्रीगल पार्ट है इंडिया की फर्स्ट एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम का। ये बहुत सारे वेदर पैरामीटर्स को मॉनिटर करता है, जैसे ये टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, UV रेडिएशन एंड सोलर रेडिएशन। कौन कौन से पोल्यूटेंट्स को मॉनिटर करता है, PM2.5, PM10, ओजोन, CO, NO, नाइट्रोजन ऑक्साइड तो NOx कुछ भी मान लो, सल्फर डाइऑक्साइड, बेंजीन, टाउलिन, जाइलिन, मर्करी। तो सफ़र मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंदर आता है और ये अर्ली वार्निंग सिस्टम का इंट्रीगल पार्ट है। आगे हम चलते हैं। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है
कि झीरम घाटी रिपोर्ट झीरम मसाकर हुआ था, उसके लिए यहाँ पर एक जुडिशियल कमीशन बनाई गई थी। उसने रिपोर्ट अपनी डायरेक्टली जाकर, उस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट डायरेक्टली गवर्नर को सबमिट कर दी है, स्टेट गवर्नमेंट को सबमिट नहीं की। तो अब ये इशू बहुत ज़्यादा बड़ा बन गया है। अभी तक पास्ट में ये देखा गया है कि जो भी कमीशंस होती है वो अपनी रिपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट को देती हैं, लेकिन इस कमीशन ने अपनी डायरेक्टली रिपोर्ट यहाँ पर गवर्नर को दे दी। तो दो द रिपोर्ट्स ऑफ सेवरल कमीशंस हैव बीन सबमिटेड टू द स्टेट गवर्नमेंट, none have ever been tabled before the governor according to the commission of inquiry act। तो कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट जिसके अंदर कमीशन बनाई जाती हैं, स्टेट गवर्नमेंट के पास फुल अथॉरिटी होती है टू कॉन्स्टिट्यूट, वो कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है, किसी भी कमीशन को डिसॉल्व कर सकती है, किसी भी रिपोर्ट की रिकमेंडेशन को मान सकती है और किसी भी रिपोर्ट की रिकमेंडेशन को रिजेक्ट कर सकती है। अब यहाँ पर इशू ये है, जो कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के अंदर ये जुडिशियल कमीशन बनाई गई थी, उसने अपनी रिपोर्ट डायरेक्टली जाकर यहाँ पर गवर्नर को सबमिट कर दी है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर WHO को इमरजेंसी यूज़ लाइसेंस मिल चुका है, कोवैक्सिन को WHO के द्वारा इमरजेंसी यूज़ लाइसेंस मिल चुका है। अब यहाँ पर ऑथर ने यही बोला है कि अब ज़रूरत है, ये जो कोवैक्सिन है, भारत बायोटेक है, कोवैक्सिन की जो प्रोडक्शन है उसको काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ाए। तो जैब यूजेस अ डिसेबल्ड वायरस। अब ये जो कोवैक्सिन है किस टेक्नोलॉजी पे काम करती है, तो डिसेबल्ड वायरस को यूज़ करती है। डिसेबल्ड वायरस की वजह से यहाँ पर जो बॉडी है उसमें इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है। तो इनएक्टिवेटेड पैथोजन यहाँ पर बॉडी में डाल दिया जाता है ताकि जो बॉडी है वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करे, और ये जो वायरस है रेप्लिकेट नहीं करता है, क्योंकि डिसेबल्ड वायरस है तो ऑफकोर्स ये यहाँ पर रेप्लिकेट नहीं करेगा। जो कोवैक्सिन का कंट्रीब्यूशन है कंट्री की इनोकुलेशन वैक्सीनेशन ड्राइव में, वो बहुत कम है। लगभग 12% लोग ही हैं जो कि कोवैक्सिन से यहाँ पर इनोकुलेट हुए हैं, ज़्यादातर लोग कोविशील्ड से इनोकुलेट हुए हैं। तो भारत बायोटेक है, इसको ज़रूरत है अपनी प्रोडक्शन को रैंप अप करने के लिए। इसके अलावा जो कोवैक्स है, वैक्सीन अलायंस है, जिसमें ये जो कंट्रीज़ है जिनके पास वैक्सीन नहीं है उनको यहाँ पर वैक्सीनेशन एक्सपोर्ट की बात की जाती है। तो यहाँ पर कोवैक्सिन का बड़ा सपोर्ट हो सकता है अगर कोवैक्सिन यहाँ पर अपने जो वैक्सीन की प्रोडक्शन है वो तेज़ कर सके। तो अलायंस इज रिपोर्टेडली फेसिंग एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ सप्लाईज। नियरली 100 कंट्रीज हैव वैक्सीनेटेड लेस दैन 10% ऑफ देयर पॉपुलेशन। और यहाँ पर WHO ने टारगेट रखा है कि 40% हमें हर कंट्री में वैक्सीनेशन करना है। तो उसके लिए यहाँ पर जो कोवैक्सिन है वो अपना प्रोडक्शन को रैंप अप कर सकती है। आगे चलते हैं। ये आर्टिकल उतना इंपॉर्टेंट नहीं पर हम देख लेते हैं। यहाँ पर US अप्रोच टू चाइना। तो सेक्रेटरी एंथनी ब्लिंकन का ये कहना है कि चाइना के साथ उनके कैसे रिलेशंस रहने वाले। तो उन्होंने ये बात बोली, कॉम्पिटिटिव व्हेन इट शुड बी, कोलैबोरेटिव व्हेन इट कैन बी, एंड एडवर्सेरियल व्हेन इट मस्ट बी। तो ये बातें उन्होंने बोली। अब ऑथर ने बोला है कि ये जो बातें एंथनी ब्लिंकन ने बोली हैं, बेसिकली पूरे जियोपॉलिटिक्स को यही बातें आज डिफाइन करती हैं। तो बिग क्वेश्चन इज वेदर द कॉम्पिटिटिव एंड एडवर्सेरियल डायनेमिक्स आर नाउ सो डीप। और ये भी बोला गया जो कॉम्पिटिटिव और एडवर्सियल रिलेशनशिप है वो इतने ज़्यादा डीप हो गए हैं कि जो कोलैबोरेशन का पार्ट है वो बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रहा है। अब जो प्रॉब्लम्स है आज के नेशन की, कंट्री की, वो प्रॉब्लम्स ऐसी हैं कि उसमें यहाँ पर ग्लोबल कोलैबोरेशन की ज़रूरत है। पैंडेमिक की प्रॉब्लम कोई कंट्री सिलॉज में तो सॉल्व कर नहीं सकता, क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम कोई कंट्री सिलॉज में सॉल्व नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर ज़रूरत है सारे कंट्रीज़ में कोलैबोरेशन हो। लेकिन उसके बाद भी हम देख रहे हैं जो कंट्रीज़ का कोलैबोरेशन है वो नहीं हो पा रहा है। सारे ट्रेड हैं, ग्लोबली इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंट हैं सारे कंट्री। फॉर एग्जाम्पल इंटरडिपेंडेंस हैज़ नॉट लेड टू ग्रेटर कन्वर्जेंस। यहाँ पर इंटरडिपेंडेंस है, ट्रेड के लिए इंटरडिपेंडेंस है, लेकिन उसके बाद भी जो ग्लोबल पॉलिटिकल ऑर्डर है उसमें इंटरडिपेंडेंस, उसमें कन्वर्जेंस नहीं आ पा रहा है। अब यहाँ पर बाई पार्टीसन कंसेंसस है US में, जो US का ये मानना है कि चाइना को कंटेन करने की ज़रूरत है। चाइना कन्विंस्ड है कि जो US है वो चाइना की फर्दर राइट्स को आगे नहीं देख सकता। तो ये दोनों कंट्रीज़ इकोनॉमिकली इंटरडिपेंडेंट है, उसके बाद भी ये लोग जो पॉलिटिकल में इनकी जो कन्वर्जेंस है वो नहीं आ पा रही है। और सेकंड डायनेमिक काउंटर एक्टिंग ये है, जो आज के चैलेंजेस है जैसे कि क्लाइमेट चेंज, पैंडेमिक, रिस्क पोस्ट बाई टेक्नोलॉजी, इन सब के लिए ज़रूरत है ग्रेटर ग्लोबल कोऑपरेशन की। लेकिन जो कंट्रीज़ हैं वो अपनी सुप्रीमेसी दिखाने के चलते यहाँ पर कोलैबोरेशन करने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। तो द शिफ्ट इन द क्लाइमेट चेंज डिस्कोर्स इज अबाउट इंटेंसिफाइंग टेक्नोलॉजिकल कंपटीशन। तो यहाँ पर बस ये लोग टेक्नोलॉजिकल कंपटीशन की बात करते हैं। जब यहाँ पर बात की जाती है कि यहाँ पर क्लाइमेट टेक्नोलॉजी देनी चाहिए डेवलपिंग कंट्रीज़ को, तो ये लोग क्यों नहीं दे रहे हैं डेवलप्ड कंट्रीज़? ये बेसिकली इसीलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि ये अपनी टेक्नोलॉजिकल सुप्रीमेसी रखना चाहते हैं। तो इनका जो मेन मुद्दा है वो ये नहीं कि इनको प्रॉब्लम सॉल्व करनी, नहीं, इनको अपनी टेक्नोलॉजिकल सुप्रीमेसी दिखानी है। अब कुछ ऑप्टिमिस्ट का ये भी कहना है कि इसकी वजह से इनोवेशन स्पर होता है और सॉल्यूशंस जनरेट होते हैं। लेकिन वो सॉल्यूशंस अगर सिर्फ आप अपने तक ही कन्फाइन रखोगे तो उससे प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हो पाएगी। अगर आप हमें क्लाइमेट की टेक्नोलॉजी नहीं दोगे तो उससे प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हो पाएगी। आप अपना इनोवेशन अपने पास रखो फिर तो बट दिस ऑप्टिमिज्म इज वेयरिंग थिन। इट इज़ नॉट एंटायरली क्लियर ये जो इनोवेशंस है क्या उनकी वजह से जो टेम्परेचर है हम 1.5 डिग्री तक यहाँ पर लिमिट कर पाएंगे। तो सो क्लाइमेट एंड ग्लोबल पब्लिक हेल्थ rather than acting as a spur to global cooperation are going to be
सिम्टम्स ऑफ ए डीप पैथोलॉजी। तो जो क्लाइमेट ग्लोबल पब्लिक हेल्थ की प्रॉब्लम है, इनके लिए ग्लोबल कोऑपरेशन की ज़रूरत है और यहाँ पर कंट्रीज़ को साथ आने की ज़रूरत है, ग्लोबल कोऑपरेशन करने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर जो दूसरा आर्टिकल है वो इस बारे में है कि जो रेयर डिजीज़ेज़ हैं उनके लिए क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो इंडिया में एक नेसेसरी फोकस होना चाहिए रेयर डिजीज़ेज़ के ऊपर, क्योंकि उनके ट्रीटमेंट्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। जो हेमेटोलॉजिकल डिजीज़ है इंडिया में, उनका बर्डन लगातार बढ़ता जा रहा है। लगभग 10,000 बच्चे थैलीसीमिया से बॉर्न होते हैं। इसके अलावा 7,000 बच्चे हर साल एप्लास्टिक एनीमिया के द्वारा डायग्नोस होते हैं। ग्लोबोकैन 2020 के डेटा के अकॉर्डिंग लगभग हर साल 1 लाख बच्चे जो हैं वो कैंसर से पीड़ित हैं। तो द पर ईयर इंसिडेंस ऑफ ब्लड कैंसर इज़ ओवर 1 लाख, जिसमें से जो 20,000 न्यू केसेस ऑफ चाइल्डहुड ब्लड कैंसर है वो हर साल डायग्नोस होते हैं और 15,000 जिसमें ल्यूकेमिया से यहाँ पर ग्रसित हैं। इन सब का सल्यूशन, ये जो रेयर डिजीज़ेज़ है, हेमेटोलॉजिकल रेयर डिजीज़ेज़, इनका सल्यूशन है स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। अब स्टेम सेल ट्रांसप्लांट इनका सल्यूशन तो है, लेकिन यहाँ पर स्टेम सेल डोनर नहीं मिलते हैं। इंडिया में अगर देखा जाए तो स्टेम सेल डोनर सिर्फ 0.04% हैं। अब 0.04% से बढ़ाने के लिए अवेयरनेस की ज़रूरत है। कुछ लोगों को ये लगता है कि स्टेम सेल जो डोनेट कर सकते हैं वो सिर्फ नियर रिलेटिव ही डोनेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑथर ने ये बोला है कि जो रिलेटिव का भी जो स्टेम सेल की मैचिंग हो सकता है वो सिर्फ 25% हो सकता है। तो बहुत केसेस में ये देखा गया है जो स्टेम सेल मिलते हैं वो टोटली अननोन लोगों से मिलते हैं। तो प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग वन इज़ नॉट ओनली टीडियस, तो यहाँ पर स्टेम सेल को ढूंढना बहुत टीडियस का काम है, एक्सपेंसिव भी है, लगभग 15 से 45 लाख रुपए लग जाते हैं। इंडिया के पास एक पॉलिसी भी है, नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीजेस। इसमें जो सरकार है लगभग 20 लाख रुपए देती है वन टाइम ट्रीटमेंट के लिए। इसके साथ साथ और क्या ज़रूरत है, जो स्टेक होल्डर्स हैं वो क्रिटिकल गैप को फिल करने की कोशिश करें। यहाँ पर एक DKMS BMST फाउंडेशन, ये क्या करती है, ये जो पेशेंट्स हैं उनको डोनर के साथ लिंक कर देती है ताकि जो ब्लड स्टेम सेल ट्रांसप्लांट है वो आसानी से हो सके। इन अ कंट्री लाइक इंडिया वेयर द इंसिडेंस ऑफ ब्लड डिसऑर्डर्स, तो जहाँ पर हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स इतने ज़्यादा हाई हैं, तो यहाँ पर जो नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज़ेस और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको अलाइन करने की ज़रूरत है ताकि ये जो रेयर डिजीज़ेस की प्रॉब्लम है ये हम थोड़ी कम कर सकें। आगे हम चलते हैं वाई स्टार्टअप ईल्ड हार्वेस्ट। यहाँ पर एग्री स्टार्टअप्स की बात की गई है कि एग्रीकल्चर में जो स्टार्टअप्स हैं वो इंडिया कहाँ पर कौन से पायदान पे, तो इंडिया इज कॉम्पीटिंग विद द US एंड चाइना। तो हम एग्री स्टार्टअप स्पेस में US और चाइना के साथ कॉम्पीट कर रहे हैं। हमारी जो फंडिंग है एग्री स्टार्टअप्स में वो $600 मिलियन से $2 बिलियन हो चुकी है। और इसके अलावा जो चाइना के पास फंडिंग है तो $4.5 बिलियन की और US की $9.5 बिलियन और यहाँ पे $2 बिलियन जो इंडिया के पास है। 2025 तक हो सकता है एग्री स्टार्टअप का जो पोटेंशियल हो वो $24 बिलियन हो, लेकिन अभी तक हमने सिर्फ उसका 1% ही कैप्चर किया। तो हमें ज़रूरत है हम कैसे इस $24 बिलियन को यहाँ पर कैप्चर कर सकें। तो यहाँ पर जो एग्री स्टार्टअप्स हैं वो क्या करते हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हैं, मशीन लर्निंग को यूज़ करते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स को यूज़ करते हैं, ताकि ये जो बिग डेटा उसको यूज़ कर सकें कैसे, यहाँ पर एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, इंक्लूसिवनेस लाने के लिए। पैंडेमिक की वजह से और यहाँ पर जो लॉज लेकर आए गए हैं फार्म लॉज, उसकी वजह से एक लीगल फ्रेमवर्क तैयार हो गया है और यहाँ पर जो स्टार्टअप्स हैं वो डायरेक्टली फार्मर्स के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। तो द पैंडेमिक हेल्प देम कैटापुल्ट एंड द 2020 फार्म लॉज कैन गिव देम अ फर्दर बूस्ट बाय प्रोवाइडिंग अ लीगल फ्रेमवर्क टू वर्क विद द फार्मर्स। तो यहाँ पर जो स्टार्टअप्स हैं वो डायरेक्टली फार्मर्स के साथ काम कर सकते हैं, कोऑपरेट कर सकते हैं थ्रू द फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस, कोऑपरेटिव्स एंड अदर कलेक्टिव्स। उसके बाद यहाँ पर कुछ स्टार्टअप्स का नाम मेंशन किया गया है, जैसे कि निंजा कार्ड, देहात, क्रो फार्म। अब ये जो स्टार्टअप्स हैं ये बेसिकली एग्री फूड मार्केट प्लेस को कैसे रीडिफाइन कर रहे हैं, ये लोग फार्मर्स को एम्पावर कर रहे हैं, लोकल ग्रोसरी स्टोर्स को एम्पावर कर रहे हैं। यहाँ पर जो फार्मर्स का सामान है वो सीधे रिटेल चेन में लेकर जा रहे हैं। तो आगे चलते हैं। तो क्रो फार्म इज़ अ फार्म टू बिजनेस डिजिटल सप्लाई चेन दैट मैनेजेस लॉजिस्टिक्स। ये कैसे लॉजिस्टिक्स को मैनेज कर रहे हैं और जो भी यहाँ पे फार्म का प्रोड्यूस है वो डायरेक्टली यहाँ पर जो रिटेल चेन्स है जैसे कि बिग बाजार, रिलायंस रिटेल, बिग बास्केट एंड ग्रोफर्स यहाँ तक पहुँचा रहे हैं और अपनी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को भी कम रख रहे हैं, जिसकी वजह से जो फार्मर्स के प्रोड्यूस है वो ज़्यादा कॉम्पिटेटिव हो पा रहे हैं। तो एग्रीटेक जो स्टार्टअप है बहुत उसका फुटप्रिंट बढ़ रहा है, नॉर्थ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, हर जगह बढ़ रहा है। जो निंजा कार्ड सोर्सेस फ्रेश प्रोड्यूस, अब यहाँ पर जो फ्रेश प्रोड्यूस है जिसकी बेसिकली शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है, तो डायरेक्टली जो फ्रेश प्रोड्यूस है वो फार्मर से ले लेते हैं और यहाँ पर रिटेलर्स को सप्लाई कर देते हैं ताकि यहाँ पर जो फार्मर्स को रिम्यूनरेटिव प्राइस उसके मिल सके। तो जो एग्रीटेक स्टार्टअप्स है उसकी वजह से जो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं यहाँ पर हम शिफ्ट कर सकते हैं। जो एग्रीकल्चर है वो गवर्नमेंट कंट्रोल एग्रीकल्चर है, तो उसको हम शिफ्ट कर सकते हैं टुवर्ड्स द मोर डिमांड ड्रिवन डिजिटल मार्केट्स। तो एग्रीटेक स्टार्टअप्स लेड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैव द पोटेंशियल टू स्टीयर द शिफ्ट फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल एग्रीकल्चर मार्केट्स। तो यहाँ पर हमें डिमांड ड्रिवन एग्रीकल्चर बनाने की ज़रूरत है। तो ये जो वेंचर्स है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखने वाली बात ये है ये जो वेंचर्स है कितने सस्टेनेबल रह पाते हैं, इनकी स्केलेबिलिटी कितनी होने वाली है। तो बिगेस्ट चैलेंज यही है कि हमें फार्मर की आउटरीच बढ़ानी है इन स्टार्टअप्स तक। अब फार्मर की आउटरीच कैसे बढ़ाई जा सकती है इन स्टार्टअप्स तक,
तो थ्रू द फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। तो स्टार्टअप एफपीओ पार्टनरशिप कैन बी फर्दर स्ट्रेंथन्ड बाय इंसेंटिवाइजिंग द एफपीओस। तो यहाँ पर एफपीओस को इंसेंटिवाइज करने की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा एफपीओ बनाने की ज़रूरत है। तो ये है एग्री फूड जो सेक्टर है, वहाँ पर जो हमारे स्टार्टअप्स हैं वो यूएस और चाइना को कंपटीशन दे सकते हैं अगर हम ये सारी चीज़ें कर लें, उनकी स्केलेबिलिटी बढ़ा दें, उनकी सस्टेनेबिलिटी बढ़ा दें और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर एफपीओ रजिस्टर करें ताकि जो स्टार्टअप्स हैं उनके साथ वो डायरेक्टली यहाँ पर कोलैबोरेट कर सकें। अभी जो नेक्स्ट है पेरल्स ऑफ द ओपिनियन पोल। अब ये बताया गया जो ओपिनियन पोल है बेसिकली वो जो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी उसको वेपनाइज कर रहा है। अब कैसे कर रहा है, तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि काफ़ी बार फेक सर्विस कर दिए जाते हैं। अब यहाँ पर एक केस आया है जो कि चांसलर ऑस्ट्रिया के, उनको रिज़ाइन करना पड़ा। वो इसीलिए रिज़ाइन करना पड़ा क्योंकि उन्होंने फेक सर्वेस कराए थे, न्यूज़ मीडिया को ब्राइब किया था कि ये ऐसे दिखा दो कि जो मेरी पॉपुलैरिटी वो बहुत ज़्यादा है, ताकि लोगों को लगे इनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है और आने वाले इलेक्शन में भी लोग उनको वोट दें। तो ऐसा कुछ करने के लिए यहाँ पर जो फेक सर्वेस कराए जाते हैं, तो ये रिफ्लेक्शन है कि कैसे ओपिनियन पोल्स को वेपनाइज किया जा रहा है इलेक्टोरल डेमोक्रेसी में। 1936 में ये ओपिनियन पोल्स का सिस्टम शुरू हुआ। ठीक है, क्यूरियोसिटी होती थी लोगों की कि कौन जीत रहा है, तो उसके लिए ओपिनियन पोल्स करा दिए जाते थे। लेकिन आने वाले टाइम में ये देखा गया है कि इसको कैसे वेपनाइज किया गया। अगर देखा जाए तो सिर्फ 35% ही लोग ऐसे होते हैं जो कि कमिटेड वोटर्स होते हैं, उनको पहले से पता होता है कि वो किसको वोट देने वाले हैं। बाकी जो 65% है उसमें से जो 43% है वो इस बात पर डिसाइड करते हैं कि किस तरफ की हवा है, मतलब कौन जीत रहा है। उनको जो लगता है अच्छा ठीक है ये जीत रहा है, मैं इसको ही जाके वोट कर देता हूँ। तो ये जो हवा बनाई जाती है कि किसकी तरफ कौन जीत रहा है, ये वाली जो बात बनाई जाती है ये फेक सर्विस के द्वारा भी बनाई जा सकती है और यहाँ पर लोग उसको जाकर वोट कराएंगे। तो यहाँ पर यही बताया गया दीज नॉन कमिटेड वोटर्स मेक देयर चॉइस बेस्ड ऑन हवा कि कौन लाइकली टू विन है। तो अ रिग्ड प्री पोल सर्वे, तो अगर एक प्री पोल सर्वे रिग्ड तरीके से कराया जाए बाय ए प्रोफेशनल सर्वे एजेंसी, तो यहाँ पर तो लोगों को लगेगा अरे यही जीत रहा, हम भी जाके इसी को वोट दे आते हैं। तो विंड ऑफ विक्ट्री की वजह से लगभग 30% जो फ्लोटिंग वोटर्स है वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और ऐसे ही ये जो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है वो वेपनाइज हो रही है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जा सकता है, तो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन को बोला गया कि इलेक्शन कमीशन को कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। पहली बात, ऐसी बात की जाती है कि प्री पोल सर्विस को पूरी तरीके से बैन कर देना चाहिए, तो बैन करना तो पॉसिबल नहीं है। हाउएवर द इलेक्शन कमीशन कैन हेल्प वोटर्स डिटेक्ट फेक ओपिनियन पोल्स। जो इलेक्शन कमीशन है वो कैसे वोटर्स को हेल्प कर सकती है कि आप फेक ओपिनियन पोल्स को डिटेक्ट कर सकते हो। जैसे कि कोई ओपिनियन पोल अगर अपनी सर्वे मेथोडोलॉजी नहीं बता रहा, सैंपल सिलेक्शन टेक्निक नहीं बता रहा, सैंपल साइज नहीं बता रहा है, एग्जैक्ट क्वेश्चनर नहीं बता रहे कि क्या क्वेश्चंस लिए गए थे, तो आप ये समझ सकते हो ये जो सर्वे है फेक है। तो इलेक्शन में क्या है, रिफॉर्म्स लेने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर ये आपका टॉपिक फिट हो जाएगा कि ये भी एक प्रॉब्लम है कि वेपनाइजेशन हो रहा है सर्वेस का इलेक्टोरल डेमोक्रेसी के लिए। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर एनसीआरबी के डेटा से ये पता चला है कि जो यहाँ पर सुसाइड ज़्यादा देखेंगे वो ट्रेड्समैन्स में देखेंगे, बिजनेस पर्सन में, स्मॉल बिजनेसेस में देखे गए हैं और फार्मर्स का जो सुसाइड रेट है वो थोड़ा कम रहा है। तो एनसीआरबी से एज मैनी एज 11,716 बिजनेसमैन डाइड बाई सुसाइड इन 2020। अगर फार्मर से कंपेयर किया जाए तो वो 10,677 थे, 10,677 थे। अब ऐसा क्यों है कि क्यों स्मॉल बिजनेसेस के लोग इतना ज़्यादा सुसाइड कर रहे थे लास्ट ईयर? पैंडेमिक की वजह से सब कुछ शट डाउन हो चुका था। स्मॉल बिजनेसेस और ट्रेडर्स ने बहुत ज़्यादा हेवली सफ़र किया, वो अपने लोन्स नहीं दे पा रहे थे। इसके अलावा बहुत सारे बिजनेसेस को बंद होना पड़ा, उनको लोन्स में डिफ़ॉल्ट करना पड़ा, जिसके कारण यहाँ पर देखा गया है कि इन बिजनेसमैन ने बहुत ज़्यादा सुसाइड किया है। आगे हम चलते हैं, यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। अब यहाँ पर 2 न्यू ओरल ड्रग्स जिसका मैंने आपको नाम भी बताया था, एक थी मोलनुपिराविर और दूसरी थी पैक्सलोविड। जो मोलनुपिराविर थी वो थी मर्क की ड्रग और जो पैक्सलोविड थी वो थी फाइजर की ड्रग। इससे पहले भी कोविड-19 के लिए बहुत सारी ड्रग्स की बात की गई थी, रेमडेसिविर, हाइड्रोक्लोरोक्विन, राइटोनाविर, लोपेनाविर। लेकिन ये जो ड्रग्स हैं ये ज़्यादा ठीक साबित नहीं हुई, एफिशिएंट साबित नहीं हुई टू ट्रीट कोविड-19। अभी जो मोलनुपिराविर है ये मेनली जो ड्रग है इन्फ्लुएंजा की ड्रग है। तो मोलनुपिराविर इन्फ्लुएंजा की ड्रग है, लेकिन बाद में इसको रीपर्पस किया गया कोविड पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए। अब ये कैसे काम करती है, तो जब SARS-CoV-2 जब वायरस रेप्लिकेट करता है तो ये रेप्लिकेशन को इंटरफेयर करती है ताकि जो वायरस है वो रेप्लिकेट ना कर सके। जो दूसरी ड्रग है वो है पैक्सलोविड। जो पैक्सलोविड है वो कैसे काम करती है, तो ये एंटीवायरल थेरेपी, जो प्रोटीएज इनहिबिटर एंटीवायरल थेरेपी पे काम करती है। जो रेप्लिकेशन से पहले की स्टेज होती है वो होती प्रोट्यूलेसेस, तो ये उस स्टेज को इनहिबिट कर देती है ताकि जो वायरस है वो रेप्लिकेट ही ना कर पाए। तो ये प्रोटीएज स्टेज पे काम करती है और ये जो है ये बेसिकली मोलनुपिराविर ये वायरस की रेप्लिकेशन को इंटरफेयर करती है। अब हम नेक्स्ट एक्सप्लेन सेक्शन डिस्कस करते हैं, व्हाट लिंक्स ऑयल एंड फूड प्राइसेस। अब आपने ऐसा देखा होगा कि जब ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं तब फूड प्राइसेस के भी प्राइस बढ़ने लगते हैं। तो ऐसा क्यों है,
तो वन रीज़न वाई पेट्रोलियम एंड एग्री कमोडिटी प्राइसेस मूव इन टेंडम इज़ द बायोफ्यूल लिंक्स। तो पहली जो बात है जिसकी वजह से ये हमने देखा है कि जब ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं तब यहाँ पर फूड के भी प्राइसेस बढ़ने लगते हैं, तो वो है बायोफ्यूल लिंक। जब क्रूड प्राइसेस बढ़ते हैं तब इथेनॉल के साथ जो ब्लेंडिंग है वो ज़्यादा करना शुरू कर दी जाती है। तो व्हेन क्रूड प्राइसेस राइज, ब्लेंडिंग इथेनॉल फ्रॉम शुगर केन एंड कॉर्न, तो यहाँ पर जो इथेनॉल है वो बनाया जाता है शुगर केन और कॉर्न के द्वारा, और उसके बाद यहाँ पर ब्लेंडिंग कर दी जाती है विद द पेट्रोल, और जो पाम और सोयाबीन ऑयल है उसको डाइवर्ट किया जाने लगता है फॉर द बायोडीजल प्रोडक्शन। अब इससे क्या नुकसान होता है, तो यहाँ पर जो यहाँ पर लाइव स्टॉक है उनको यहाँ पर कॉर्न, उनका जो फीड होता है उस कॉर्न को रिप्लेस कर दिया जाता है बाय द व्हीट, क्योंकि यहाँ पर जो कॉर्न है उसको तो यूज़ करने लगते हैं इथेनॉल की प्रोडक्शन के लिए, तो इसकी वजह से और जो फूड ग्रेन्स के प्राइसेस हैं वो ऊपर बढ़ने लगते हैं। सेम शुगर के साथ भी होता है, जो मिल्स हैं वो क्या करते हैं, केन क्रश्ड का प्रोपोर्शन बढ़ा देते हैं और उनको यूज़ करने लगता है फॉर द फर्मेंटिंग इनटू एल्कोहल। तो हम ये देख रहे हैं जब बायोफ्यूल के लिए यहाँ पर जो क्रॉप्स हैं उनको यूज़ किया जाने लगता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो सप्लाई है वो कम हो जाती है और यहाँ पर जो फूड के प्राइसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। दूसरी प्रॉब्लम डिमांड सप्लाई की है। अब यहाँ पर पैंडेमिक के बाद जब इकॉनमीज़ खुली, जब इकॉनमी रीओपन हुई, तो यहाँ पर जो डिमांड है वो बढ़ गई। डिमांड बढ़ गई तो रिवाइवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया, लोगों की डिमांड बढ़ गई, इकोनॉमिक एक्टिविटी रिवाइव हुई। और दूसरी बात यहाँ पर जो सेंट्रल बैंक है उन्होंने एक्सपेंशनरी पॉलिसी को यूज़ किया, ज़्यादा से ज़्यादा वो लिक्विडिटी लाना चाहते थे मार्केट में, जिसकी वजह से लोगों के हाथों में पैसा आया, लोगों की डिमांड बढ़ी, लेकिन उस डिमांड के कमेंसुरेट यहाँ पर सप्लाई नहीं बढ़ पाई, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं जो फूड प्राइसेस है वो लगातार बढ़ रहे हैं। अब फूड प्राइसेस बढ़ना क्या, उससे फार्मर्स को फ़ायदा हुआ, तो ऑफकोर्स फार्मर्स को फ़ायदा हुआ है, फार्मर्स रेम्यूनरेशन बढ़ गया फार्मर्स का, लेकिन फार्मर्स को एक नुकसान भी हुआ है कि फार्मर्स को भी तो ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं फ्यूल के, फर्टिलाइज़र के, क्योंकि उनके इंटरनेशनल प्राइसेस लगातार बढ़ रहे हैं। फर्टिलाइज़र के भी लगातार यहाँ पर इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ रहे हैं। जो डाई अमोनियम फॉस्फेट है वो लगभग $800 पर टन पे इंपोर्ट किया जा रहा है। तो आई होप आपको एक प्रॉब्लम समझ आ गई हो कि जब ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं तब फूड प्राइसेस भी क्यों बढ़ते हैं। तो पहली बात है बायोफ्यूल लिंक्स और दूसरा है डिमांड सप्लाई की प्रॉब्लम। तो बायोफ्यूल लिंक्स ये है कि यहाँ पर जो क्रॉप्स हैं उनको डाइवर्ट किया जाने लगता है इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए, ताकि यहाँ पर ब्लेंडिंग की जा सके। आगे हम चलते हैं। इराक के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ विद द हेल्प ऑफ ड्रोन्स। अब यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी है, तो ये GS3 का आपका टॉपिक हो सकता है कि ड्रोन टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ किया जा रहा है। इससे पहले जम्मू कश्मीर के ऊपर भी IED बॉम्ब्स को ड्रॉप करने के लिए ड्रोन का यूज़ किया गया था। तो विद आर्म ड्रोन्स दैट टारगेटेड द रेसिडेंस ऑफ इराक्स प्राइम मिनिस्टर, और ऐसा माना जा रहा है कि ईरान बैक्ड मिलिशियाज ने ये अटैक करवाया है। जब ट्रम्प थे, डोनाल्ड ट्रम्प यहाँ पर प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो पैलेस्टीन की एम्बेसी थी वो बंद करा दी थी, और इसके अलावा जो इजराइल की एम्बेसी थी उसको शिफ्ट करा दिया था टू जेरूसलम। तो द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन मेड द हाईली कंट्रोवर्शियल डिसीजन टू शिफ्ट द US एम्बेसी फॉर इजराइल टू जेरूसलम एंड क्लोज डाउन द US मिशन फॉर पैलेस्टीनियंस दैट वाज बेस्ड इन द सिटी। तो यहाँ पर जो US मिशन था पैलेस्टीनियन का वो तो बंद करा दिया, और इसके अलावा जो इजराइल की एम्बेसी थी वो शिफ्ट करा दी टू द जेरूसलम। अब यहाँ पर पैलेस्टीनियंस का ये कहना है कि जो इनका काउंसलेट है वो वापस से खुलना चाहिए। तो द डिसीजन रिगार्डिंग द रीओपनिंग ऑफ द US मिशन फॉर पैलेस्टीनियंस विल ऑफर अ व्यू इनटू व्हाट बाइडेंस अप्रोच टू द बेनेट गवर्नमेंट इन इजराइल विल बी लाइक। अब यहाँ पर अगर जो बाइडन है वो वापस से जो काउंसलेट है वो खुलवा देते हैं, रीओपन करा देते हैं US मिशन फॉर पैलेस्टीनियंस, तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि बाइडन की क्या अप्रोच रहने वाली है जो इजराइल है उसकी तरफ। तो पैलेस्टीनियंस ऑन संडे स्लैम्ड इजराइल फॉर रिजेक्टिंग द प्रॉमिस रीओपनिंग ऑफ द US काउंसलेट इन जेरूसलम। तो यहाँ पर पैलेस्टीनियंस ने बेसिकली इजराइल को स्लैम किया है कि आप हमारी ये जो काउंसलेट है क्यों नहीं खुलने दे रहे हो, लेकिन यहाँ पर इजराइल ने पूरी तरीके से मना कर दिया कि यहाँ पर कोई भी जगह नहीं है आपकी काउंसलेट खुलने के लिए। तो जेरूसलम इज़ द कैपिटल ऑफ वन स्टेट एंड दैट्स द स्टेट ऑफ इजराइल। तो यहाँ पर जो जेरूसलम है बेसिकली दोनों ही क्लेम करते हैं कि इजराइल कहता है जेरूसलम उसका है, पैलेस्टीन बोलते हैं कि जेरूसलम उनका है, और यहाँ पर ट्रम्प पूरी तरीके से प्रो इजराइल थे, तो उन्होंने ऐसा इसीलिए किया था। अब जो अबू धाबी है टू अलाउ नॉन मुस्लिम सिविल मैरिज अंडर फैमिली लॉ शेकअप। अब ये जो कंट्रीज़ हैं जैसे कि UAE, ये काफ़ी ज़्यादा अपने लॉज को लिबरल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल इन्होंने प्री मैरिटल सेक्शुअल रिलेशन को डीक्रिमिनलाइज कर दिया, एल्कोहल कंजप्शन को डीक्रिमिनलाइज कर दिया। ये ऐसा इसीलिए कर रहे हैं ताकि जो कंट्रीज़ हैं इन्वेस्टर्स आकर यहाँ पर इन्वेस्ट करें। तो दीज रिफॉर्म्स अलॉन्ग साइड मेजर्स सच एज इंट्रोड्यूसिंग लॉन्गर टर्म वीजाज हैव बीन सीन एज अ वे फॉर द गल्फ स्टेट, कि ताकि ये खुद को ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सके। अगर इनके लॉज इतने ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स रहेंगे तो यहाँ पर बेसिकली कोई अगर इन्वेस्ट नहीं करेगा, तो अपने आप को इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन दिखाने के लिए ये लोग जो हैं वो इन पॉलिसीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं। आगे हम चलते हैं। फ्रेमवर्क फाइनलाइज, तो यहाँ पर GSEC का जो फ्रेमवर्क है पूरी तरीके से फाइनलाइज कर दिया गया है। अब जो GSEC है वो ग्लोबल बॉन्ड इंडाइसेस में यहाँ पर लिस्ट कर दिए जाएंगे। तो द प्लान टू लिस्ट अ सेट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन ग्लोबल बॉन्ड इंडाइसेस हैज़ बीन इन द वर्क्स फॉर मेनी ईयर्स नाउ। तो काफ़ी टाइम से कोशिश की जा रही थी जो GSEC उनको ग्लोबल बॉन्ड इंडाइसेस में लिस्ट कर दिया जाए, तो अब फाइनली इनको लिस्ट कर दिया जाएगा। अब इससे क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। पहली प्रॉब्लम तो ये कि जो बॉन्ड यील्ड की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। जो बॉन्ड यील्ड है
अब दूसरी प्रॉब्लम ये भी होती है कि जब यहाँ पर ग्लोबल बॉन्ड इंडाइसेस में यहाँ पर लिस्ट कर दिया जाएगा तो यहाँ पर वोलेटिलिटी का बहुत ज़्यादा इशू रहता है। लेकिन ये जो वोलेटिलिटी की प्रॉब्लम है हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आज हमारे पास बहुत सारे फॉरेक्स रिजर्व्स हैं। ये काम हम 20 साल पहले नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व्स नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी की बात की जाती है, तो कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी में यहाँ पर तारापुर कमेटी ने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली थी कि हमारे पास सफिशिएंट फॉरेक्स रिजर्व्स होने चाहिए अगर हम यहाँ पर फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे चलते हैं। वी आर गोइंग टू बी अ रेसिपेंट ऑफ ओवरसीज कैपिटल फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। अब हम ओवरसीज कैपिटल हमें मिल सकती है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट का बोरोइंग प्रोग्राम, लगभग गवर्नमेंट को 12 लाख करोड़ एनुअली यहाँ पर बोरो करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर जो ओवरसीज फंड्स हैं वो भी हमारे इंडिया में आएंगे, G6 में इन्वेस्ट होंगे। इससे पहले RBI ने एक और अनवील की थी स्कीम, जिसमें जो डोमेस्टिक रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, हम आप जैसे इन्वेस्टर्स, वो भी इन्वेस्ट कर सकते हैं G-SEC मार्केट में। तो उनको क्या करना पड़ेगा, बस रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट में अपना अकाउंट खोलना पड़ेगा और डायरेक्टली वहाँ से वो इन्वेस्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट के G-SEC में। दूसरी बात ये, फाइनेंशियल मार्केट रेगुलेशन डिपार्टमेंट ऑफ द RBI, जिसको एक काम दिया गया, G-SEC के रेगुलेशन का पूरा काम देखता है फाइनेंशियल मार्केट रेगुलेशन, जो कि RBI का डिपार्टमेंट है। तो यहाँ पर कोई भी ओवरसीज इन्वेस्टर अगर यहाँ पर G-SEC में इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसे अब FPI की तरह रजिस्टर करने की कोई ज़रूरत नहीं, वो डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकता है। तो दिस वुड अलाउ ओवरसीज इन्वेस्टर टू पुट मनी इन गवर्नमेंट डेट पेपर विदाउट द नीड टू रजिस्टर एज FPIs। तो यहाँ पर गवर्नमेंट को बोरोइंग के लिए एडिशनल जो भी प्रोग्राम चलाने गवर्नमेंट चला सकती है, क्योंकि यहाँ पर उसको आसानी से अब यहाँ पर फंडिंग मिल जाएगी, जो भी बोरोइंग करना वो हो जाएगा। आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आया। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।